पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है बल के बारे में, बल की परिभाषा जानी, बल के प्रकार संतुलित बल, असंतुलित बल, परिणामी बल, इन सब का विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे गति के नियम क्या है। गति के 3 नियम हैं, जिसमें गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। तो गति का प्रथम नियम आज हम लोग सीखेंगे। आप लोगों ने गैलीलियो गैलीली का नाम अवश्य सुना होगा। गैलीलियो 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक थे। 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक में इनका नाम शुमार है। 1564 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था इनका, और 1642 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में इनका जन्म हुआ था, और इनकी रुचि बचपन से ही गणित में थी। प्राकृतिक दर्शन में भी इनकी रुचि थी, तो उन्होंने गणित में बहुत से महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत जो कुछ भी बताया है, तो हम आज देखेंगे गैलीलियो के प्रयोग। इनका कहना था कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहेगी तो हमेशा विराम की अवस्था में रहेगी, या गति की अवस्था में रहेगी तो गति की अवस्था में ही रहेगी। इनका यह कहना था, और इसी आधार पर इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसे गैलीलियो के प्रयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही यह निष्कर्ष निकाला था कि यदि कोई गतिशील वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो वो अपनी समान चाल से, समरूप चाल से अनंत काल तक वो वस्तु चलती रहेगी। यदि किसी वस्तु को हम फेंक दें किसी डायरेक्शन में कुछ बल लगा करके, तो वो वस्तु अनंत तक चलती रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। इन्होंने आनत तल से संबंधित एक प्रयोग किया। आनत तल का मतलब ये ढलान वाला तल होता है। अब जैसे यहां से एक गेंद को हम लुढ़का दें तो ये गेंद इस डायरेक्शन में आती है, और इस क्षैतिज तल पर वो गेंद आगे बढ़ती जाती है। अब यहां से जब ये गेंद गिरती है तो एकदम इस डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि जमीन का घर्षण उसकी गति को कम कर देता है। हवा का प्रेशर, हवा का दबाव भी है, हवा का घर्षण भी उसकी गति को कम करता है। इसी चीज को उन्होंने इस तरह से बताया। यहां पर भी एक आनत तल लिया और गेंद को इस ऊंचाई से उन्होंने लुढ़काया। अब गेंद इस डायरेक्शन में आई और फिर इस आनत तल पर वो ऊंचाई की ओर अग्रसर हुई। तो जितनी ऊंचाई से गेंद को गिराया गया था उतनी ऊंचाई गेंद प्राप्त करती है। ये गैलीलियो ने अपने प्रयोग में किया। जितनी ऊंचाई यहां है उतनी ही ऊंचाई यहां पर है। यहां पर यदि स्लोपिंग कर दिया जाए, यदि तल को थोड़ा और स्लोप किया जाए, जैसे ऐसे किया जाए, तब भी ये ऊंचाई को ही कवर करेगी। डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, दूरी अधिक हो जाएगा, लेकिन हाइट उतना ही रहेगा। और जब इस स्लोप को बिल्कुल डाउन कर दिया जाए तो गेंद चलती रहेगी, अर्थात गेंद उस ऊंचाई को तलाश करेगी जिस ऊंचाई से गेंद ने गति प्रारंभ किया था। तो यही गैलीलियो ने बताया है। यहां पर गेंद की प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति गेंद की यह है, और यदि इस तरह से तल हो तो गेंद यहां तक जाएगी, ये फाइनल अंतिम स्थिति होगी। यदि ये तल इस तरह से हो तो गेंद इस ऊंचाई तक ही जाएगी, दूरी ज्यादा कवर करेगी, ये भी अंतिम स्थिति होगी।
और यदि कोई तल ना हो, इसी क्षैतिज तल पर ही इसको चलना हो, तो गेंद अनंत तक चलती जाएगी। ये गैलीलियो ने अपने प्रयोग में बताया था। गैलीलियो के बाद गति के संबंध में इनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो के बाद न्यूटन ने। शुरुआत में जो खोज गैलीलियो ने की थी विराम के बारे में, गति के बारे में, जो बात गैलीलियो ने बताया, उसी बात को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो के बाद न्यूटन का जन्म हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन में गैलीलियो की आत्मा आकर के बस गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद न्यूटन ने उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन ने बताया, अपना पहला नियम दिया, गति का पहला नियम, जो कि वास्तव में गैलीलियो का जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने बताया और वही न्यूटन के गति का पहला नियम भी है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा किसी सरल रेखा में एक रूप गति की अवस्था में है तो एक रूप गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। आपने पिछले क्लास में देखा है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो यहां पर यदि संतुलित बल काम करेगा तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो असंतुलित बल जब काम करेगा तो विरामावस्था से गति में ला सकता है या गति की अवस्था से विराम में ला सकता है। तो यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने बताया था और वही उसी काम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। तो न्यूटन की गति का पहला नियम भी इसको कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अथवा एक रूप गति की अवस्था में है तो एक रूप गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल काम न करे। अब यहां पर इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। साथ ही साथ जड़त्व की भी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से बल का डिफिनीशन प्राप्त होता है। यह प्रश्न आता है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो उत्तर होगा प्रथम नियम से। अब यहां हम जानेंगे जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व मूलतः तो दो तरह के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, और एक डायरेक्शन का भी जड़त्व होता है। अब बारी बारी से इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। विराम का जड़त्व क्या कहता है? विराम का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। ये यहां से यहां तक, ये विराम का जड़त्व होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल क्रियाशील न हो। गति का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी। तो इस नियम में ये दोनों आते हैं, विराम और गति दोनों आते हैं। समझ गए? विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। और इन दोनों को मिला करके न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं। अब ये डायरेक्शन का जड़त्व है, इसको समझेंगे, इन दोनों के बाद समझेंगे। अब हम बारी बारी से उदाहरण के माध्यम से इन तीनों जड़त्व को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ ले कि जड़त्व क्या है।
जड़त्व एक गुण है, ये कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, इंटरनल, जिस गुण के कारण वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जड़त्व एक प्रकार का गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी के तहत अब विराम जड़त्व के बारे में देखें। किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी विरामावस्था बनाए रखना चाहती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जब स्थिर बस अचानक चल पड़ती है तो बस में बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बस स्थिर है और बस में आप बैठे हैं, और जब वो बस अचानक स्टार्ट होती है, चलना प्रारंभ करती है, तो बस में बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, गिर जाता है। यही स्थिति रेलगाड़ी में भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। यहां पर विराम का जड़ तो काम करता है। जब हम बस में बैठे हैं तो हम विरामावस्था में हैं, और जब बस चल पड़ती है तो उसके साथ हमारा पैर गतिशील हो जाता है। बस का निचला भाग गतिशील होता है और हमारे शरीर का सबसे निचला भाग पैर है, जो बस के साथ गति में आता है। समझ रहे हैं? तो पैर को आगे बढ़ा दिया जाए तो शरीर का बाकी हिस्सा क्या होगा? तो पीछे की ओर जाएगा। आप खड़े हो, कहीं पर खड़े हो और अचानक आपके पैर को खींच दिया जाए तो क्या उसके साथ आपका सिर भी खींचाएगा? नहीं, आपका सिर पीछे की ओर जाएगा, अर्थात आप नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। आप किसी दरी पर खड़े हो और दरी को खींच दिया जाए तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि दरी के साथ आपका पैर खींचाएगा, आपका सिर नहीं खींचा जाएगा। तो यही कारण है कि जब बस या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जब विरामावस्था से वो गति में आती है, अवस्था परिवर्तित होती है, तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई घुड़सवार अचानक घोड़ा चल पड़े तो पीछे की ओर गिर जाता है। वही कारण है, घोड़े पर जब बैठे हैं तो शरीर का जो भाग घोड़े के संपर्क में है वो गतिशील होता है, और ऊपरी भाग सिर वो बाद में गति में आएगा, लेकिन नीचे वाला भाग पहले गति में आता है तो आगे बढ़ जाता है, और ऊपर वाला जो ये भाग है वो पीछे रह जाता है। तो ये विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं। आप क्लास में डस्टर में लगे हुए धूल कण को डंडे से पीटते हैं, या किसी दरी में धूल कण लगे होते हैं तो उसको डंडे से पीटा जाता है ताकि वो धूल कण बाहर गिर जाए। ऐसा क्यों होता है? किसी दरी को डंडे से पीटने पर दरी गति में आ जाती है और उसमें लगे हुए धूल कण विराम में रहते हैं। वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो विरामावस्था में रहना चाहते हैं विराम के जड़त्व के कारण। तो जब दरी गतिशील होती है तो दरी गति में आ गई, धूल कण विराम में रहना चाहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण है, पेड़ की डालियों को यदि हिलाया जाए तो उसमें लगे हुए फल नीचे गिर जाते हैं। आम का सीजन चल रहा है, पके हुए आम देख करके हर किसी के मन में उसको चखने का भाव उत्पन्न होता है और पेड़ पर चढ़ जाते हैं, डालियों को पकड़ के हिलाते हैं। क्या होता है? डालियां गतिशील हो जाती है और उसमें लटके हुए जो आम के फल हैं वो विरामावस्था में रहना चाहते हैं। फलस्वरूप यदि पक गए हैं तो टूट जाते हैं, क्योंकि वो विराम में रहना चाहते हैं, डालियां गतिशील हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। कांच की खिड़की
शीशे की खिड़की आप लोगों ने देखा होगा महलों में, बड़े बड़े इमारतों में, तो कांच की खिड़की पर फेंका गया पत्थर का टुकड़ा कांच को चकनाचूर कर देता है, लेकिन बंदूक से दागी गई गोली कांच में सिर्फ छेद करके आगे निकल जाती है। खिड़की पर यदि पत्थर फेंक दें तो खिड़की का जो शीशा है वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि गोली से प्रहार किया जाए तो सिर्फ एक सुराख होगा, एक छिद्र होगा और गोली उसको पार कर जाएगी। कारण है, कांच की खिड़की के जिस भाग पर गोली का प्रहार होता है वहां पर अति उच्च वेग होता है, वहां पर वेलोसिटी हाई होती है और बहुत कम भाग कम समय के लिए उसके संपर्क में आता है, बाकी भाग विरामावस्था में रहता है, इसलिए गोली सिर्फ छेद करके निकल जाती है। लेकिन पत्थर से जब प्रहार किया जाता है, पत्थर का टुकड़ा शीशे पर फेंका जाता है, तब उसका अधिकांश भाग उस पत्थर के संपर्क में आता है और ज्यादा देर तक संपर्क में रहता है, इसलिए वो चूर चूर हो जाता है। तो ये सब विराम के जड़त्व के कारण है। इनसे संबंधित और प्रश्न आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, और कारण वही है, विराम में रहना चाहते हैं, इसलिए। अब देखेंगे हम गति के जड़त्व के उदाहरण को। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि बस में बैठा हुआ यात्री बस के चल पड़ने पर पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक इसका विपरीत चला जाए। बस गतिशील हो, रेलगाड़ी गतिशील हो और अचानक रुक जाए, तब क्या होगा? तब पीछे की ओर गिरेंगे, तब आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक उसका विपरीत, चलती हुई रेलगाड़ी या चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो पैर विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति में रहता है और अपनी गति के जड़त्व को बनाए रखना चाहता है, इसलिए आगे की ओर गिर जाता है। ऐसा आप साइकिल पर भी अनुभव करते होंगे। साइकिल पर बैठे हो, पीछे बैठे हो कैरियर पर, और साइकिल चलाने वाला साइकिल सवार अचानक ब्रेक ले तो आपका सिर उसके पीठ में टकरा जाता है। बस में अक्सर होता है, जब खिड़की के किनारे बैठे हों और हवा का झोंका आता है तो नींद आने लगती है, और यदि इस तरह की नींद में है, अचानक बस रुक जाती है तो सिर सीट के अगले भाग में जाके टकरा जाता है। तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि पैर विरामावस्था में आ जाता है और शरीर का बाकी हिस्सा गति में रहता है। समझ रहे हैं बात को? एक और उदाहरण है कि चलती हुई बस से बाहर कूदना खतरनाक है। बस गतिशील हो तो क्या उससे बाहर कूद सकते हैं? कूदिए, कूद करके देखिए क्या होता है। रेलगाड़ी गतिशील हो, उसमें से बाहर कूद जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप उसकी गति को बनाए रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गति को नहीं बनाएंगे तब तो होगा। अब बस चल रही है और बस के दरवाजे पर आकर के आप कूद जाइए तो क्या होगा? आपका शरीर बस के साथ गति की अवस्था में है, गति का जड़त्व आपके पूरे शरीर में है। अचानक आप कूद गए, पैर आपका विरामावस्था में आ गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा वो गति में रहेगा, तो पैर रुक जाएगा, बाकी हिस्सा गति में है तो आगे गिर जाएंगे। इसलिए बस से कूदते समय, चलती हुई बस से, रेलगाड़ी से कूदते समय, कूदने के बाद कुछ दूर तक उस गति को बनाए रखना चाहिए, कुछ दूर दौड़ना चाहिए, तब आप नहीं गिरेंगे। बस गतिशील हो, आप खड़े हैं चढ़ने के लिए। कभी कभी होता है प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ट्रेन खुल चुकी होती है और लोग चढ़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? उस रेलगाड़ी के साथ कुछ दूर तक दौड़ते हैं, उसकी गति को पहले बनाते हैं, अब गति का जड़त्व अपने अंदर लाते हैं और तब छलांग लगाते हैं उस पर चढ़ने के लिए। अचानक खड़े खड़े यदि पकड़ लिए तब तो चले गए, काम से गए, क्योंकि आप विरामावस्था में हैं, आप में विराम का जड़त्व है, रेलगाड़ी गति के जड़त्व में है,
तो जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा दुर्घटना हो जाती है। आपने देखा होगा बस की छत पर या कोई वाहन है उसके छत पर सामान को रखा जाता है और सामान रखने के बाद उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है? ताकि ना गिरे। नहीं बांधेगा तो भी मान लीजिए कि चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा उसमें हो, चार दीवारी हो, तो नहीं गिरेगा। लेकिन इधर से उधर पेंडुलम की तरह जाएगा। क्यों? यदि सामान स्थिर है, बांधा हुआ नहीं है और वो वाहन गति में आ जाए, तो वाहन के गति में आने के साथ उस सामान का जो निचला भाग है वो गति में आएगा, लेकिन ऊपरी भाग विराम में रहेगा तो पीछे की ओर जाएगा। उसी तरह से यदि वाहन गतिशील हो और अचानक रुक जाए, तब उस सामान का निचला भाग विरामावस्था में आएगा, लेकिन ऊपरी भाग गति में रहेगा, तो आगे की ओर गिर जाएगा, तो गिरने की संभावना रहती है। इसलिए बस की छत पर रखे हुए सामान को रस्सी से बांधना जरूरी हो जाता है। सामान को गिरने से बचाने के लिए छत पर रखे हुए सामान को रस्सी से बांधना जरूरी होता है। अब आते हैं इस दिशा के जड़त्व पर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। ध्यान से समझिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। बरसात का सीजन है, जगह जगह रास्ते में कीचड़, पानी, जल जमाव है, आप साइकिल चलाते हैं। साइकिल का पहिया जब उस पानी से होकर के गुजरता है तो पिछले पहिए से या अगले पहिए से पानी एक डायरेक्शन में पीछे की ओर जाता है। दिशा के जड़त्व के कारण पहिए में लगा हुआ कीचड़ गति की दिशा में उड़ता है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के आगे या पीछे कीचड़ अन्य वाहनों पर भी उसका छींटा पड़ता है। तो दिशा का जड़त्व है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? साइकिल में मड गार्ड लगाते हैं ताकि छींटा दूसरे पर ना पड़े। आप एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी में बांध लें और उसको गोल गोल ऐसे घुमाएं, घुमाइए ऐसे, क्या होगा? घूमता रहेगा। लेकिन अचानक यदि उसको छोड़ देंगे तो क्या वो गोल गोल घूमेगा? नहीं, वो एक सीधी रेखा में जाएगा। वो गोल गोल नहीं घूमेगा, वो एक सीधी रेखा में जाएगा। जैसे मान ले कि इसको घुमा रहे हैं और छोड़ दिया, यहां पर लाके छोड़ दिया, ऐसे घूम रहा है तो वो सीधी रेखा में जाएगा। यहां पर लाके छोड़ दिया तो वो सीधी रेखा में जाएगा, वो गोल गोल नहीं घूमेगा। तो यहां पर वो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, दिशा का जड़त्व काम करता है। जिस समय छोड़ेंगे उस समय उसका डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में वो गति करता है। तो पत्थर के टुकड़ा, साइकिल के पहिए का उदाहरण। तो ये जड़त्व के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी है। यहां पर जड़त्व का डिफिनीशन एक दूसरी तरह से भी दिया हुआ है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यहां भी है कि जड़त्व क्या है, तो एक प्रकार का गुण है। विरोध करने का मतलब, यदि वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, वो गति में नहीं जाना चाहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, विराम में नहीं जाना चाहेगी। तो परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व। हम लोग अपनी सामान्य भाषा में नहीं कहते हैं कि तू बड़ा जड़ आदमी है, तुमको कितना हूं समझाया जाए तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो, यानी एकदम जड़, वही जड़त्व है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यह द्रव्यमान का डिफिनीशन है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, एक बड़ा चट्टान हो, किसका जड़त्व अधिक होगा? बड़े पत्थर का, बड़े चट्टान का। 1 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। एक साइकिल हो, एक मोटरसाइकिल हो, तो मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा।
द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यहां पर कुछ प्रश्न है, ये इंटरनल एनसीईआरटी के प्रश्न है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर। बताइए, पत्थर का। रबर की गेंद का जड़त्व कम होगा। आप रबर की गेंद को पैर से ठोकर मार सकते हैं, लेकिन उसी आकार के पत्थर को ठोकर मार के देखिए, वो आपका जड़त्व बना देगा। एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। 5 रुपए का सिक्का हो और 1 रुपए का सिक्का हो तो 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। यहां पर एक सवाल उसी तरह से है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, तो वही जो कि अभी बताया हमने, फल गिर जाते हैं, ठीक वही चीज होगा। फल की जगह पर पत्ती लिख देना है। पेड़ की शाखा को, पेड़ की डाली को जब हम हिलाते हैं तो पेड़ की डाली गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन पत्तियां विराम में रहना चाहती है। विराम के जड़त्व के कारण वो वहां से नीचे गिरती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर आ जाती हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम से गति में होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर मैं बता चुका हूं। तो इस प्रकार गति का प्रथम नियम जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी। आप इंटरनल प्रश्नों को सॉल्व कीजिए।